जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूं हिंदी साहित्य के 1000 प्रश्नों की श्रृंखला, जिसमें मैं आपको अभ्यास कराऊंगा हिंदी साहित्य के 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके विभिन्न एग्जाम में पूछे जाएंगे या पूछे जा चुके हैं। तो ये जो क्लास है वो हर दिन 4 PM पर आया करेगी। ठीक है, हर दिन 4 PM। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, 1000 प्रश्नों की श्रृंखला में हम सेट बंद करेंगे, इसमें हम 50 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो पहला प्रश्न क्या कहा गया? सॉरी, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का नाम किस विद्वान ने दिया था? तो दोस्तों, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का नाम दिया गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखना। दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कोई कहानी बताओ, तो इनकी एक बड़ी प्रसिद्ध कहानी है, उसने कहा था। उसने कहा था हिंदी की पहली प्रेम कहानी मानी जाती है, और ये साल 1915 में रिलीज हुई थी किताब इनकी। तो ये जरूर आप याद रखना। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी गुलेरी ने कहा है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? तो हिंदी भारत की राजभाषा है, आर्टिकल 343 में कहा गया है, आर्टिकल 343। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। और मैं आपको बता दूं, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। ये आप याद रखना। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, खड़ी बोली का उद्भव किस अपभ्रंश के रूप में हुआ है? तो खड़ी बोली जो निकली है ना, वो शोरसैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। ऑप्शन से आपका सही जवाब है, शोरसैनी अपभ्रंश। शोरसैनी अपभ्रंश से आपकी ब्रजभाषा, ठीक है, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी, ये सारी जो भाषाएं हैं ये आपकी शोरसैनी अपभ्रंश से विकसित हुई हैं। ठीक है, याद रखना। आपका ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि से। अगला प्रश्न, क्या कहा गया? निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, यानी कि ABC आती है। तो अवधी आती है, बघेली, छत्तीसगढ़ी। लेकिन बुंदेली जो आती है ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, बुंदेली पश्चिमी हिंदी, ध्यान रखना। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? तो देवनागरी लिपि जो निकली है ये ब्राह्मी लिपि से निकली है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, ब्राह्मी लिपि। ठीक है दोस्तों, याद रखना, आपसे पूछा जाता है। और मैं आपको बता दूं, एक है ओल चिकी लिपि, एक बड़ी लिपि आजकल बड़ी फेमस रहती है, न्यूज़ में भी रहती है, ओल चिकी। तो कभी क्वेश्चन आए कि संथाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो ओल चिकी में लिखी जाती है, याद रखना। हमसे पूछा गया था प्रश्न में, देवनागरी लिपि का विकास, आंसर होगा ऑप्शन व, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास नामक ग्रंथ किसने लिखा है? तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा गया डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा। ऑप्शन वह आपका सही जवाब है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। अगला प्रश्न, क्या कहा गया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? तो दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के एक आलोचनात्मक लेखक माने जाते हैं। तो आदिकाल को इन्होंने क्या कहा? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन वह, आदिकाल को वीरगाथा काल की संज्ञा दी थी। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, वीरगाथा काल। क्लियर, याद रखना। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, यूपी टेट में तो बहुत ही बार आ चुका है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या कहा था? तो वीरगाथा काल कहा है। अगला प्रश्न, कबीरदास के गुरु का नाम क्या था? दोस्तों, कबीरदास के गुरु आप सभी जानते हैं, स्वामी रामानंद इनके गुरु हैं। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। कबीर की रचनाओं का संग्रह क्या कहलाता है? तो आप याद रखना, कबीर की रचनाओं का संग्रह बीजक कहलाता है, जिसमें साखी, सबद और रमैनी, ये 3 इनकी रचनाएं हैं। और रचनाओं का संग्रह जो है वो बीजक है, ध्यान रखना। आपसे पूछा जाता है साखी, सबद, रमैनी किसकी रचनाएं हैं? तो संत कबीर की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, सूफी काव्य धारा का प्रथम कवि किसे माना गया है? तो सूफी काव्य धारा के प्रथम कवि कौन है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद को सूफी काव्य धारा का प्रथम कवि माना जाता है, याद रखना। और मुल्ला दाऊद की एक रचना है चंदायन। चंदायन, ठीक है, याद रखना, पूछा जाता है। मंझन की क्या है? तो मंझन की मधुमालती, याद रखिएगा। जायसी आप जानते हैं, पद्मावत लिखा है इन्होंने। तो पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया, किसने? जायसी ने। अगला प्रश्न, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? दोस्तों, सही जवाब होगा सूरदास। ऑप्शन वह आपका सही जवाब है, सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा गया है।
दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर कभी क्वेश्चन आपके हिंदी साहित्य में पूछा जाए वात्सल्य रस का सम्राट किसको कहा गया है, तो वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है सूरदास को। ठीक है, सूरदास, और ये श्री कृष्ण के जो दोस्त के रूप में रचनाएं लिखते हैं, तो ये आप याद रखना, आपसे पूछा जाता है। ठीक है, सूर सागर, सूर साहित्य, सूर सरावली इनकी रचनाएं हैं। तो आपसे पूछा जाए पुष्टि मार्ग का जहाज किसको कहा गया, तो महाकवि सूरदास को कहा जाता है। अगला प्रश्न, रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है, तो रीतिकाल को अलंकृत काल का जो नाम दिया गया है तो वो दिया था मिस्र बंधु ने। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, मिस्र बंधु। क्लियर। अगला प्रश्न, कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा गया है, तो कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि वह केशव दास को। केशव दास रीतिकाल के कवि हैं, ये काफ़ी आता है एग्जाम में, पूछा जाता है आपसे। तो रीतिकाल के कवि है, और इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना वह है रामचंद्रिका। तो कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि रामचंद्रिका किसकी रचना है, तो आप बताएंगे केशव दास की है, और केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, आधुनिक काल के भारतेंदु युग की सही सीमा क्या मानी जाती है, तो दोस्तों हिंदी साहित्य में कौन सा कालखंड भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है, सही जवाब होगा आपका सन 1850 से 1900 ईस्वी तक का समय भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, भारतेंदु युग। अगला प्रश्न, प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता कौन है, जिसे खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। दोस्तों प्रिय प्रवास की मैं बात करूं तो ये लिखा है किसने, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी ने। ऑप्शन वह आपका सही जवाब है, प्रिय प्रवास। ठीक है, याद रखना। प्रिय प्रवास जो है ये जब श्री कृष्ण गोकुल छोड़कर मथुरा चले गए थे, तो श्री कृष्ण के वियोग में जो गोपियाँ थीं वो दुखी हो गई थी, उसी की ब्रह गाथा इसमें लिखी गई है, तो ये आप याद रखना। और ये जो प्रिय प्रवास है ना, इसमें ब्रह रस यानी कि वियोग रस की प्रधानता देखी जाती है, वियोग रस ध्यान रखना, और करुण रस, क्योंकि गोपियाँ रोने लगी थी, तो करुण रस और वियोग रस दोनों का इसमें समायोजन है, ये आप याद रखिएगा। तो प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की रचना है, और इसे खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। अयोध्या सिंह हरिउपाध्याय की हम बात करें तो इनका एक और है, वो है आपका वैदेही वनवास। एक रचना वैदेही वनवास, ये भी काफ़ी आती है, ये माता सीता के निर्वासन के ऊपर लिखा गया है। तो वैदेही वनवास भी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, याद रखना, आपसे पूछा जाता है। अगला प्रश्न, छायावाद के 4 आधार स्तंभों में कौन शामिल नहीं है, तो दोस्तों छायावाद के जो 4 आधार स्तंभ हैं उसमें कौन शामिल नहीं है, तो महादेवी वर्मा शामिल है, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर ये शामिल नहीं है, निराला शामिल है यहाँ पे, तो इससे यहाँ पे निराला होते तो ये हो जाता। रामधारी सिंह दिनकर छायावाद के आधार स्तंभों में शामिल नहीं है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद। तो छायावाद के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं, तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये 4 आधार स्तंभ माने जाते हैं छायावाद के, दिनकर को इसमें शामिल नहीं किया जाता। अगला प्रश्न, रस सिद्धांत का मूल प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो रस सिद्धांत का मूल प्रवर्तक, और ये आगे कहा है कि नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी, तो आप जानते हैं नाट्य शास्त्र लिखा था आचार्य भरत मुनि ने। ऑप्शन वह आपका सही जवाब है, आचार्य भरत मुनि। अगला प्रश्न, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रसयुक्त वाक्य ही काव्य है, यह किस की परिभाषा है, तो ये वाक्य रसात्मकम काव्यम ये किसने लिखा है, कहा है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन से विश्वनाथ के द्वारा, आचार्य विश्वनाथ ने कहा था वाक्यम रसात्मकम काव्यम। अगला प्रश्न, पाश्चात्य काव्यशास्त्र में अनुकरण सिद्धांत थ्योरी ऑफ इमिटेशन का सिद्धांत किसने दिया था, तो थ्योरी ऑफ इमिटेशन दिया था किसने, अरस्तू ने। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, अरस्तू। अगला प्रश्न, उदात्त तत्व का सिद्धांत किसने दिया, अर्थात सबलाइम का सिद्धांत किसने दिया है, सही जवाब होगा आपका लोजाइनस ने दिया है। ऑप्शन वह आपका सही जवाब है, लोजाइनस। अगला प्रश्न, रीति सिद्धांत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो रीति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, आचार्य बामन। रीति सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं आचार्य बामन। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम प्रमाणिक उपन्यास परीक्षा गुरु के लेखक कौन है, तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है परीक्षा गुरु, और ये लिखा था लाला श्रीनिवास दास ने। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, लाला श्रीनिवास दास। अगला प्रश्न, प्रेमचंद के किस उपन्यास को कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है, तो प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास है, वो है आपका गोदान। ऑप्शन से आपका सही जवाब गोदान। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, प्रेमचंद जो है ना, इनका वास्तविक नाम है धनपत राय श्रीवास्तव,
और इनका जन्म बनारस में हुआ था, लम्ही गांव में। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है कि प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था, तो बनारस में हुआ था, लम्ही गांव में। और इनका जो उपन्यास कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है वो है आपका गोदान। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, होरी, धनिया और गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास के मुख्य पात्र हैं, तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए, गोदान के पात्र हैं। ठीक है, होरी, धनिया और गोबर। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, प्रेमचंद को ना उपन्यास सम्राट की उपाधि भी दी गई है। तो कभी क्वेश्चन आए कि हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट किसको कहा गया है, तो प्रेमचंद को। और प्रेमचंद की कहानियों का संग्रह किस नाम से प्रकाशित हुआ है, मानसरोवर। और मानसरोवर 8 खंडों में विभाजित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, बाणभट्ट की आत्मकथा पुस्तक के लेखक कौन है, तो बाणभट्ट की आत्मकथा एक जीवनी है, उपन्यास है, सॉरी उपन्यास मानिएगा, उपन्यास, जीवनी नहीं, उपन्यास है। और ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपका आंसर होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है बाणभट्ट की आत्मकथा। और इनका ना एक निबंध है, अशोक के फूल, आपने पढ़ा भी होगा इंटर वगैरह में। तो अशोक के फूल जो निबंध है वो किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और दूसरा है अनाम दास का पोथा उपन्यास। तो अनाम दास का पोथा उपन्यास किसने लिखा है, आंसर होगा आपका अनाम दास का पोथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्लियर, याद रखना। और हजारी प्रसाद द्विवेदी को एक रचना है आलोक पर्व। आलोक पर्व के लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था, साहित्य अकादमी अवार्ड। तो ये जरूर आप ध्यान रखना, आपसे पूछा जाता है। 1973 में ये अवार्ड मिला था। तो बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास आंचलिक उपन्यास की श्रेणी में आता है, तो आंचलिक उपन्यास जो है वह आपका मैला आंचल, ऑप्शन वह आपका सही जवाब है। और किसने लिखा था ये, फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा है। फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया हिंदी का आंचलिक उपन्यास मैला आंचल, ऑप्शन वह आपका सही जवाब है, 25 का वह। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, गोदान के लेखक प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी मानी जाती है, तो दोस्तों प्रेमचंद की जो अंतिम कहानी है वो है कफन, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। 1936 में लिखी गई थी। तो प्रेमचंद की अंतिम कहानी है कफन। और क्या आप बता सकते हैं प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है, तो आप याद रखना मंगलसूत्र। प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास, अगर आप यूपी टेट देने वाले हैं तो अच्छे से इसको रट लीजिएगा, अपूर्ण उपन्यास पूछा जाता है कई बार, तो वो है मंगलसूत्र। अगला प्रश्न, उसने कहा था 1915 ईस्वी कहानी के लेखक कौन है, उसने कहा था एक कहानी है जो लिखी गई है चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की, याद रखना, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, उसने कहा था। ठीक है, अगला प्रश्न, परिंदे कहानी जिसे डॉक्टर नामवर सिंह ने नई कहानी या नई आंदोलन की पहली कहानी माना है के लेखक कौन है, तो परिंदे कहानी किसने लिखी है, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, निर्मल वर्मा ने लिखी है परिंदे कहानी, निर्मल वर्मा। अगला प्रश्न, चीप की दावत कहानी के लेखककार कौन है जिसमें मध्यम वर्गीय खोखलेपन पर व्यंग किया है, तो दोस्तों चीप की दावत जो लिखी है वो लिखी है भीष्म साहनी ने, ऑप्शन ए आपका सही जवाब, भीष्म साहनी। भीष्म साहनी जो है इनका एक उपन्यास बड़ा फेमस है, तमस, कालजयी उपन्यास है। और तमस उपन्यास के लिए इनको 1975 में साहित्य अकादमी सम्मान भी दिया गया था, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। भीष्म साहनी, चीप की दावत। और इनकी आत्मकथा क्या है, तो भीष्म साहनी की आत्मकथा है आज के अतीत। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आज के अतीत किसकी आत्मकथा है, तो भीष्म साहनी की। अगला प्रश्न, कोसी का घटवार कहानी के लेखक कौन है, तो कोसी का घटवार कहानी के लेखक हैं शेखर जोशी, ऑप्शन वी आपका सही जवाब है, शेखर जोशी। अगला प्रश्न, आधुनिक हिंदी का प्रथम नाटक नहुस गोपाल चंद्र गिरधर दास द्वारा लिखा गया है, ये भारतेंदु जी के कौन थे, तो गोपाल चंद्र गिरधर दास भारतेंदु जी के पिता हैं, ऑप्शन वह आपका सही जवाब है। और हिंदी का प्रथम नाटक है, देखो एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, हिंदी का प्रथम नाटक नहुस। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी नाटकों के रचयिता कौन है, तो भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी जो लिखा वो लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्लियर, याद रखना। अगला प्रश्न, महाभारत की पृष्ठभूमि पर आधारित अंधायुग गीति नाट्य के लेखक कौन है, तो अंधायुग लिखा है धर्मवीर भारती ने, ऑप्शन वह आपका सही जवाब है, धर्मवीर भारती। और मैं आपको बता दूं धर्मवीर भारती के 2 उपन्यास बड़े फेमस हैं, एक है सूरज का 7वां घोड़ा, सूरज का 7वां घोड़ा, और दूसरा है आपका गुनाहों का देवता। अगर आपने किसी सच्चा प्रेम किया हो तो आप इसको पढ़िएगा, गुनाहों का देवता।
बड़ा मार्मिक उपन्यास है एक तरीके से। अंत में जब इसकी आप कथानक पढ़ेंगे तो आपको बहुत दुख होगा कि क्यों सुधा ने उससे प्रेम किया था, क्यों चंद्र उसको छोड़ देता है। तो बहुत अच्छा उपन्यास है, मैंने पढ़ा इसको। तो गुनाहों का देवता और सूरज का सातवां घोड़ा, ये किसका उपन्यास है? धर्मवीर भारती का। क्लियर, याद रखिएगा। धर्मवीर भारती की एक रचना और मैं आपको बता देता हूँ, वह है ठेले पर हिमालय। तो ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? तो धर्मवीर भारती की रचना है। अगला प्रश्न, आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन है जिसमें आधुनिक जीवन के तनाव और बिखराव को दिखाया गया है? तो आधे अधूरे नाटक किसने लिखा है? आपका ऑप्शन होगा ए, मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। मोहन राकेश, आधे अधूरे नाटक। अगला प्रश्न, कोणार्क और पहला राजा नाटकों की रचना किसने की है? तो कोणार्क और पहला राजा जो नाटक है वो लिखे हैं जगदीश चंद्र माथुर ने। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, जगदीश चंद्र माथुर। अगला प्रश्न, चिंतामणि चार खंडों में निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो चिंतामणि जो निबंध संग्रह है वो है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि के लेखक हैं। अगला प्रश्न, अशोक के फूल और कुटज किस विधा की रचनाएं हैं? इसके लेखक कौन है? तो अशोक के फूल और कुटज दोनों ही निबंध विधा की रचनाएं, निबंध है दोनों ये, और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, याद रखिएगा। अशोक के फूल और कुटज निबंध है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य में वैज्ञानिक आलोचना और तुलनात्मक आलोचना की नींव रखने वाले प्रमुख आलोचक कौन है? तो हिंदी साहित्य के प्रमुख आलोचक कौन है? वो हैं आपके रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक कौन है? तो मजदूरी और प्रेम जो निबंध है वो लिखा था अध्यापक पूर्ण सिंह ने। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, अध्यापक पूर्ण सिंह, मजदूरी और प्रेम निबंध। अगला प्रश्न, क्या कहा गया है? कविता के नए प्रतिमान आलोचनात्मक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? कविता के नए प्रतिमान डॉक्टर नामवर सिंह की रचना है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, हिंदी की पहली आत्मकथा अर्धकथानक 1641 ईस्वी के लेखक कौन है? तो हिंदी की पहली आत्मकथा अर्धकथानक है और ये किसने लिखी है? बनारसी दास जैन ने लिखी है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, बनारसी दास जैन। और यहाँ पे ना मैं आपको बता दूं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा जो है वो 4 खंडों में विभाजित है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीण का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, है ना, 10 द्वार से सोपान तक। तो ये आप याद रखना, 4 खंडों में विभाजित है। खैर पढ़ाऊंगा इसको आगे कभी। प्रेमचंद की जीवनी कलम का सिपाही के लेखक कौन है? तो कलम का सिपाही किसने लिखा है? उनके छोटे बेटे अमृत राय ने लिखा है। तो प्रेमचंद का बेटा है अमृत राय, इन्होंने अपने पिता की जीवनी लिखी जिसका शीर्षक था कलम का सिपाही। ऑप्शन वह आपका सही जवाब है, ठीक है। अगला प्रश्न, माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? तो माटी की मूर्तें जो है ना, ये आपका रेखा चित्र है और ये लिखा है रामवृक्ष बैनीपुरी ने। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, रामवृक्ष बैनीपुरी। अगला प्रश्न, आवारा मसीहा किसकी जीवनी है और इसके लेखक कौन है? तो आवारा मसीहा दोस्तों ये आपकी शरद चंद्र की जीवनी है और इसको लिखा है विष्णु प्रभाकर ने। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। और ये भी एग्जाम में कई बार रिपीट होता है कि आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? शरद चंद्र की जीवनी है। अगला प्रश्न, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा का पहला भाग है? तो ये है हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन जो है ना, ये हिंदी साहित्य में हालाबाद के जनक माने जाते हैं। हालाबाद के जनक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हालाबाद। खैर पढ़ाऊंगा हालाबाद क्या था, किस तरह की रचनाएं इसमें की गई थी, तो आप याद रखिएगा। और इनकी 3 रचनाएं बड़ी फेमस हैं। एक है आपकी मधुशाला, मधुशाला 1935 में लिखी गई थी। एक है आपकी मधुबाला, मधुबाला, और ये आपकी 1936 में लिखी गई। और एक आपकी मधुकलश, मधुकलश 1937 में लिखी गई थी। तो इन तीनों रचनाओं का क्रम भी आता है एग्जाम में, मधुशाला 1935, मधुबाला 1936 और मधुकलश 1937, याद रखना। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। अगला प्रश्न, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, यह पंक्ति किसकी है? मतलब परोपकार से बड़ा कोई धर्म ही नहीं है, ठीक है। तो इसकी ये किसकी पंक्तियां हैं? आंसर होगा ऑप्शन बी, तुलसीदास की पंक्तियां हैं। तुलसीदास ये हिंदी साहित्य में भक्ति काल के कवि माने जाते हैं और ये राम को अपना आराध्य मानते हैं। और इनकी एक रचना है रामचरितमानस। तो रामचरितमानस ये वैशवाड़ी अवधि में लिखा गया है और ये आपके एग्जाम में काफ़ी आता है। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया? तो आप बताएंगे अवधी भाषा में ये लिखा गया, अवधी, ठीक है, याद रखिएगा। और तुलसीदास की एक रचना विनय पत्रिका, विनय पत्रिका किस भाषा की लिखी गई रचना है? तो ब्रज भाषा में लिखी गई है, याद रखना। अगला प्रश्न, अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी, परत जेही
चितवत इकबार। रसलीन की इस पंक्ति को कई बार किस कवि की पंक्ति मान लिया जाता है? तो ये किसकी पंक्ति मान लेते हैं हम इसको? भूल बस, वो है बिहारी की। ऑप्शन ए आपका सही जवाब बिहारी। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जे ही चितवत इकबार। तो ये किसकी पंक्ति है? रसलीन की, लेकिन भ्रम से किसको मान लिया जाता है? बिहारी की, याद रखना। अगला प्रश्न, खड़ी बोली नाम का सबसे पहला प्रयोग किसने किया है? तो खड़ी बोली नाम का सबसे पहला प्रयोग किया था लल्लू लाल ने। और किस रचना में? प्रेम सागर में। देखो, जो प्रेम करते हैं वो लल्लू बन जाते हैं, तो प्रेम सागर किसकी रचना है? लल्लू लाल की है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सही जवाब होगा आपका सन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, यह प्रसिद्ध कथन किस निबंधकार का है? तो बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ऑप्शन वह आपका सही जवाब है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों, ये था हिंदी साहित्य में 1000 प्रश्नों की श्रृंखला में सेट 1 50 प्रश्नों का अभ्यास मैंने कराया है। फिर मुलाकात होगी कल के मॉक टेस्ट में, और ये जो मॉक टेस्ट होगा वो डेली 4 बजे आया करेगा, तो आप अच्छे से इसको एंजॉय कीजिएगा। फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।